डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो उसी सीरीज़ में मैं आपको आज बताऊंगी कि हम SALCs कैसे फॉर्म कर सकते हैं फॉर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले मैं 1 डायमेंशनल बता चुकी हूँ आपको, 2 डायमेंशनल भी बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम दिखा सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ इसमें ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। तो हम देखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग इन MH6, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमारा MH6 है, ये मेटल एटम इसमें, और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो 6 हाइड्रोजन एटम इसमें अटैच्ड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री आपको पता ही होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखा भी रखा है इसको, इस तरह से आप देखते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है। ये मैंने सब डिफरेंट कलर से सिर्फ इसलिए बनाए हैं, ये सब आप हाइड्रोजन एटम ही इसको कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो कैसे कौन सा ऑर्बिटल किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बस उसे समझने के लिए इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से बना दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि ये Z एक्सिस जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, तो Z एक्सिस है आपकी ये वाली जो इस तरह से जा रही है, ठीक है, जिसमें हमने ब्लैक को सिग्मा 1 माना है, जो नीचे ग्रीन बॉल है उसको हमने सिग्मा 2 माना है। फिर ये है हमारी यहाँ पर Y एक्सिस। तो Y एक्सिस को मतलब मैं इस तरह से दिखा दूँ, अगर ये Y एक्सिस है और Y एक्सिस में क्या है, ये 5 नंबर हाइड्रोजन एटम है और ये 6 नंबर यहाँ जैसे डला हुआ है ना, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक। और उसके बाद ये है हमारी, ये है X एक्सिस। तो X एक्सिस में क्या है, 3 नंबर रेड को दिया गया है और 4 नंबर मैंने ब्लू को दिया है। तो ये सब इस तरह से मैंने इसको समझाने के लिए ये हमारी होती है ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जैसे ही आपको कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, मैंने आपको बताया हम 3 स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। तो पॉइंट ग्रुप क्योंकि MH6 मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस भी मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप चाहे तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल मतलब जो है होता है हमारे पास, उसमें कैसे वो पॉइंट ग्रुप निकल के आता है और उसमें क्या क्या सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, जब हमने ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री पॉइंट ग्रुप निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही हमने जो बेसिस सेट माना है, हमने यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन एटम के, उनको बेसिस सेट लिया है और उन्हीं को हमने यहाँ पर नंबर दिया है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, इस तरह से। तो इट कैन बी शोन दैट द सेट ऑफ 6 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर अ रिप्रेजेंटेशन। तो फिर हम इन्हीं को बेसिस सेट मानकर फिर हम अपनी एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू सी हाउ द सेट ऑफ 6 ऑर्बिटल्स इज अफेक्टेड बाय ईच सिमेट्री ऑपरेशन। तो हम देखेंगे उन 6 ऑर्बिटल्स पर अपने ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर इन सिग्मा ऑर्बिटल्स में क्या चेंजेस होते हैं, बस वही उसी के बेसिस पर हम अपने रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो कि एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। तो इस तरह से हम अपनी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए, सपोज जैसे ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, ठीक। अब हम इस पर E अप्लाई कर रहे हैं। तो E अप्लाई करने का यानी आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी ही जगह पर रहेंगे। तो अगर वो अनशिफ्टेड रहेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी हम बेसिस सेट लेके चल रहे हैं यहाँ पर, अगर वो अनशिफ्टेड हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर है उसको जो है +1 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 6 ऑर्बिटल है, तो हर ऑर्बिटल +1 कैरेक्टर को जो दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टोटल हो जाएंगे +6। तो हमने E के अंडर 6 लिख दिया, ठीक। फिर आए इसमें 8C3। अब यहाँ 8C3 से क्या मतलब है, देखिए, जब मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप समझाया था, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर 8, 6 ये सब क्या लिखे हैं। ये सब इसके सिमेट्री ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में 4C3 प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने आपको तब समझाया भी था कि कैसे वो C3 प्रेजेंट होती हैं। तो 4C3 प्रेजेंट होती हैं, और क्योंकि एक C3 के लिए टोटल 2 ऑपरेशंस होते हैं, तो इसलिए 4C3 के लिए यहाँ पर टोटल 8 ऑपरेशंस है। तो ये विद ऑपरेशन लिखे हुए हैं, जो भी नंबर्स आगे लिखे हुए हैं वो उनके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो जो 8C3 यहाँ पर, अब हम C3 को देखेंगे, अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वहाँ से कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। तो C3 अगर हमें देखना है, तो C3 के लिए हमें मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक। इसमें कैसे देखा है हमने कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये एक ट्राइंगल बन के आ रहा है और एक ट्राइंगल ऐसे ही ठीक नीचे भी बन रहा है, ठीक है। ये और ये जो ऑरेंज, ग्रीन और रेड बना रहे हैं वो भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल के बीच में से ही हमारी जो है वो C3 पास हो रही है, ठीक है। C3 के लिए हमें 120 डिग्री चाहिए होता है, जो एंगल होता है। देखिए, मैं अगर इसको हाँ नीचे रख दिया, तो आप, अगर मैं इसको नीचे रख देती हूँ, तो नीचे वाली जो बॉल्स हैं वो एक ट्रायंगल बना रही हैं, और जो ऊपर वाली बॉल्स हैं वो एक ट्रायंगल बना रही हैं।
तो अगर मैं इसको एक बार पेपर पे दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। देखिए ये ऐसे ऐसे, और ये पीछे वाले को सपोज़ मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। पीछे वाले से मेरा मतलब है ये हमारी रेड बॉल हो गई, ये ऑरेंज और ये ग्रीन, ये हमारी ब्लैक बॉल हो गई, ये ब्लू और ये पर्पल। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है। और हमारी C3 यहाँ बीचों बीच जा रही है। जब C3 हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑरेंज है वो ग्रीन की जगह आएगी बॉल, जो ग्रीन है वो रेड की जगह जाएगी, रेड जो है ऑरेंज की जगह जाएगी, ठीक। ऐसे ही जो यहाँ ब्लैक है वो यहाँ ब्लू की जगह जाएगी, ब्लू वाली बॉल पर्पल की जगह जाएगी, और पर्पल जो है वो ब्लैक की जगह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, 6 की 6 जो बॉल्स थे, यानी कि जो हमारे एटम ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के, वो सब के सब मूव करेंगे। तो क्योंकि सारे के सारे ही ऑर्बिटल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सब के सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कैरेक्टर को 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब हम देखेंगे C2। तो 6C2 इसमें प्रेजेंट होती है। 6C2 यहाँ पर हम ऐसे, ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, इस तरीके से 6C2 कैसे जा रही है, एक C2 यहाँ जा रही है और दूसरी C2 यहाँ जा रही है, ठीक है। फिर ऐसे इधर भी दिखा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही C2 के बारे में बता रही हूँ, हमें तो सिर्फ एक C2 से मतलब है, हमें सिर्फ उसी में देख लेंगे कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो सपोज़ हमारी ये वाली वो C2 थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक क्रॉस जो बन के आ रहा है, या आप उसको कहते हैं प्लस का साइन, तो उसके बीच में से होके जा रही हैं दोनों C2, ठीक है। तो अब हम अगर एक C2 की बात करें, जैसे ये वाली C2 ले ली, जब हम ये C2 लेंगे तो हम इसके अलोंग कैसे घुमाएंगे, जब ये वाली C2 है तो इसके अलोंग हम इस तरह से घुमाएंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो जब हम इसके अलोंग घुमाएंगे, तो अगर हम ऐसे घुमाएं तो हम इस तरह से तो कर देंगे, ठीक है। जब हम इस तरह से करें, यानी ये वाला था हमारा ये, और इसके अलोंग घुमा दिया, तो कुछ इस तरीके से घूम जाएगी हमारी, पूरा मॉलिक्यूल घूम रहा है। यानी क्या होगा, ये पर्पल बॉल इस ब्लू की जगह आएगी, ब्लू पर्पल की जगह, ये दोनों भी एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे की पोजीशन पर चले जाएंगे। तो एक्सचेंज, सारी बॉल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि सब की सब शिफ्ट हो जाएंगी। तो जब सब शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं C4 की। तो जैसे यहाँ पर 6C4 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होती हैं वो सिर्फ 3C4 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब वो 3C4 अगर हम दिखाएं, जैसे अगर मैं एक C4, ये दूसरी C4 और ये तीसरी, और वो तीनों C4 मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे। वैसे मैं आपको सब ये पहले बता चुकी हूँ कौन कौन सी वो C4 होंगी। देखिए एक C4 तो ये वाली है, ठीक है। फिर दूसरी C4 हम ऐसे ले सकते हैं, और तीसरी C4 हम ऐसे ले सकते हैं। तो ये 3 C4 है। ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा मतलब जल्दी से बता रही हूँ आपको। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, जिसमें मैंने ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप को समझाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 C4 होती हैं, और एक C4 में क्योंकि हमारे 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, C4 1, C4 2 और C4 3, क्योंकि C4 करेंगे वो तो E के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका भी C4 1, C4 2 और C4 3 हुआ, ऐसे ही इसका भी C4 1, C4 2 और C4 3 हुआ, ठीक है। और ये जो C4 1 और C4 3 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है, वो सेम क्लास में आएंगे। तो ये 2 C4, फिर ये 2 C4 और ये दोनों C4, कुल मिलाकर कितने हो गए 6 C4। तो ये वो 6 C4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो बचे ये बीच वाले, ये C4 2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि C4 2 एक्चुअल में इक्वल होती है C2 के, यानी कि ये वाली C2 C4 के ही कोलिनियर होगी, ठीक है। ये C2 इसमें से ही निकली हुई है। C4 का मतलब C4 2 का मतलब क्या हुआ, C4 2 का मतलब हुआ हम C4 एक्सिस जब हम पहली बार अप्लाई करेंगे तो हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जब हम सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो फिर से 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ C2 एक्सिस। तो इसलिए ये हम C4 में से ही निकली हुई C2 है, तो इसलिए हमने इस 3C2 को अलग लिख दिया और 6C4 को, क्योंकि ये सब सेम क्लास में है, तो हमने यहाँ पर 6C4 आ गई हैं ये इस वजह से, ठीक है। तो सबके ऑपरेशंस थे, क्योंकि 3C4 थी टोटल हमारे पास, और हर एक के क्योंकि 3-3 ऑपरेशंस थे, तो उसमें से जो 2 ऑपरेशंस थे वो हमारे सेम क्लास में आ रहे थे। तो हर C4 में क्योंकि 2 ऑपरेशन सेम क्लास में, तो टोटल हमारी 6C4 हो गई, और बाकी बचे जो 3C4 2 वो क्योंकि C2 है तो हमने 3C2 को अलग रख दिया। अब हम C4 अप्लाई करेंगे, तो हम बस पहली C4 एक ही C4 अप्लाई करके देख लेते हैं। C4 का मतलब है हम मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, ठीक। अब हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बॉल यहाँ चली जाएगी, ये बॉल यहाँ जाएगी, ये बॉल यहाँ जाएगी, और ये बॉल यहाँ जाएगी, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं घुमा रही हूँ तो ये ऐसे, तो चारों ने अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन जो ये ब्लैक बॉल थी और जो ये ग्रीन बॉल थी ये अपनी जगह पे रही। देख लीजिए फिर से एक बार, मैंने C4 अप्लाई किया फिर से, तो जब 2 बॉल
अनशिफ्टेड रहीं और बाकी चारों शिफ्ट कर गई, तो यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे ऐसे थे जो अनशिफ्टेड रहे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब आती है C2। C2 भी इसी के कोलिनियर है, ठीक है ना, यहीं पर यही वाली C, क्योंकि AC में से निकली हुई है। तो C2 का मतलब है हम 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करें। तो ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, हमने पहली बार अप्लाई की 90, ठीक है, फिर हमने दूसरी बार अप्लाई की 90, ठीक। तो क्या हो गया, तो जो पर्पल बॉल यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई, और जो ऑरेंज बॉल यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई, और इन दोनों ने भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखें, ये जो ब्लैक और जो ये ग्रीन बॉल हैं ये अपनी ही पोजीशन पर है, इन्होंने कहीं कोई चेंज नहीं किया। तो ब्लैक और ग्रीन क्योंकि 2 बॉल्स हैं, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, तो वो अनशिफ्टेड रहे, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर बात करें कि जो हमारा मॉलिक्यूल था, ये सॉरी आई जो ऑपरेशन है, आई ऑपरेशन क्या करेगा, आई ऑपरेशन रेड ब्लू की जगह पर ब्लू रेड की जगह पर, पर्पल ग्रीन की जगह, सॉरी पर्पल इस ऑरेंज की जगह पे, ऑरेंज इस पर्पल की जगह पे, और ब्लैक यहाँ पहुँचेगा और ग्रीन जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आई, हम अगर ब्लैक से चले नीचे है तो नीचे भी हमें सेम ऑर्बिटल मिल रहा है, कलर सिर्फ चेंज कर रखा है, मतलब दोनों ही हाइड्रोजन एटम है तो सेम एटम मिल रहा है, इसलिए आई है। तो जो भी ऑपोजिट पोजीशन वाले हैं सब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर जाएंगे, तो सब एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसलिए आई हो जाएगा 0। अब ये S4 क्या है, S4 के लिए क्या है, पहले हम C4 अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे। तो क्योंकि जब हम C4 अप्लाई करते, देखिए ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमने देख लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ये C4, तो C4 के बाद हमने इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये वाली बॉल यहाँ पहुँच जाएगी और बाकी सब ऐसे अपनी अपनी जगह पे आएंगे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक सिग्मा प्लेन लगा रहे हैं। C4 हमारी ये वाली थी और इसका परपेंडिकुलर प्लेन होगा ये वाला, तो जैसे ही हम ये प्लेन लगाएंगे, ये वाले प्लेन पे क्या होगा, ये 4 तो पहले ही मूव कर चुकी थी, ठीक है, बस ये दोनों ने मूव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही हमने सिग्मा प्लेन लगाया, ब्लैक जो है नीचे दिखाई देगा और ग्रीन जो है ऊपर दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो अब सारे ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारा S4 जो हो गया वो 0 हो गया। अब आती है बात, अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, वहाँ पर 6S4 क्यों लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में हमारे 3S4 होते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर 3S4 ऑपरेशंस होते हैं, और 3S4 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 3S4 हैं, ठीक है, और एक S4 में जो ऑपरेशन होगा, हम इवन नंबर अगर होता है ये n का, तो हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हमें S में निकालने हैं, तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2 ऑपरेशंस निकलेंगे, तो एक S4 में क्योंकि 2 ऑपरेशन है, तो 3 S4 में हमारे 6 ऑपरेशन हो जाएंगे, तो ये 6S4 इसलिए लिखा हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं 8S6। अब ये 8S6 क्या है, S6 एक्चुअल में इसमें कितनी प्रेजेंट थी, 4S6 प्रेजेंट थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवन नंबर होता है तो वहाँ पर हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 ऑपरेशंस निकल के आएंगे। तो S6 में टोटल होते हैं 3 ऑपरेशन, लेकिन क्योंकि उसमें से एक ऑपरेशन हमारा I है और I तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम I को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब हमारे एक S6 के लिए कितने ऑपरेशन बचे, खाली 2। तो अब हमारे पास क्योंकि 4S6 है, तो जब एक S6 में है 2 ऑपरेशंस, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8, इसलिए यहाँ पर 8S6 लिखा हुआ है। अब हम इस S6 को अप्लाई करके देखते हैं, और S6 हमारी कोलिनियर होगी C3 से, जहाँ पर C3 थी हमारी प्रेजेंट। देखिए ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल को मैंने रखा हुआ है सपोज, तो ये 1 2 3 बॉल्स आपकी तरफ आ रही हैं और 3 बॉल्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक, अब इसी को मैंने यहाँ बना रखा था, ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ भी था। यहाँ पर जब हम S6 अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले हम C6 अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे। तो जब हम C6 अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, और 60 डिग्री पर रोटेट करने का मतलब ये होगा कि जो ये ब्लैक बॉल होगी, अब ये जो है यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से बनाना चाहूँ तो ब्लैक बॉल हमारी यहाँ पहुँचेगी, ये पीछे की साइड पहुँच जाएगी, यानी कि ये ऐसे बनाऊँ मैं, ये फ्रंट है आपके, तो ब्लैक बॉल यहाँ पहुँचेगी, ये ब्लैक, ठीक है, ऑरेंज बॉल यहाँ पहुँचेगी, ये ऑरेंज हो जाएगा, ब्लैक बॉल, ये जो ब्लू बॉल थी वो यहाँ पहुँचेगी, ग्रीन बॉल इधर पहुँचेगी, फिर ये पर्पल आगे पहुँच जाएगी और रेड फिर आगे पहुँच जाएगी। 60 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लैक जब हम 120 डिग्री रोटेशन करा रहे थे तो हमारी जो ब्लैक बॉल थी वो ब्लू की जगह पे पहुँच, देखिए हमने ऐसे रखा था मॉलिक्यूल को,
ये इस तरह से रखा था। तो 120 डिग्री का रोटेशन कराने से ब्लैक जो है ब्लू की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो ये एंगल हो गया, हमने नीचे देख ही रहे हैं आप, ये ट्रायंगल बन के आ रहा है और 120 डिग्री के एंगल पर हम इसको मान रहे हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ 120 डिग्री है, तो अगर हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, तो ये ब्लैक बॉल यहाँ ठीक ऑरेंज के ऊपर आएगी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया इस तरह से। तो हम इसको नीचे ना दिखा के, मतलब हम इसको ऊपर दिखा देंगे, ये तो ऊपर ही की साइड रोटेशन हो रहा है, पर इतना है कि जो हमारी ये ब्लैक बॉल थी ये ऑरेंज वाली जगह पे पहुंच जाएगी। ऑरेंज वाली नीचे है, लेकिन बस ये ब्लैक बॉल इस ऑरेंज के ठीक ऊपर हो जाएगी, जिस तरह से मैंने ये ऐसे रोटेशन कराया, बस इतना सा रोटेशन। तो ये रोटेशन हो जाएगा। तो सारी बॉल क्योंकि रोटेट कर रही है यहाँ पर, तो पहले ही सारी बॉल रोटेट कर रही है, तो हम सिग्मा एच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ रोटेशन हो गया, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्मा एच की, ठीक है। अब सिग्मा एच क्या होगा? सिग्मा एच होता है हमारा जो इसका मॉलिकुलर प्लेन है। तो वो मॉलिकुलर प्लेन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे तो यहाँ पर मल्टीपल एक्सिस हैं, पर हम फिर भी C4 एक्सिस को हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन हमारा जो हो जाएगा वो सिग्मा एच होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर प्लेन जब हम लगाएंगे ऐसे, मतलब ऐसे कट करता हुआ जाएगा, तो सिर्फ ब्लैक और ग्रीन बॉल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगी। ये 4 बॉल जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं ये अपनी ही जगह पे रहेंगे। तो 4 ऑर्बिटल्स क्योंकि अपनी जगह पर हैं, सिर्फ कट हो रहे हैं वो, तो इसलिए हमने इसके अंदर लिख दिया 4, ठीक है। अब ये 6 सिग्मा डी कौन से हैं? 6 सिग्मा डी वही हैं जो C2 के कोलिनियर थे। जो यहाँ पर अगर हम एक प्लेन लगा देंगे ऐसे करके, ये प्लेन, ये वाला प्लेन जो इसको ऐसे कट करता हुआ जाएगा, मतलब इस बॉल को इस बॉल को इस बॉल को कट करता हुआ जा रहा है, और ये दोनों बॉल इधर चली जाएंगी और ये दोनों बॉल इधर आ जाएंगी। तो ये चारों बॉल तो शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ये जो 2 बॉल्स हैं ऊपर और नीचे वाली, ये अपनी जगह पे रहेंगी, ठीक है। सेंट्रल को तो हम देख नहीं रहे, मेटल एटम से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ कॉर्नर वाले एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि 2 बॉल्स अपनी ही जगह पे रहेंगी सिग्मा डी अप्लाई करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारी एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन के आई। देखिए, अब किसी रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल? तो हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, जिसमें हम काफ़ी सारे वो दे रखे हैं पॉइंट्स या रूल्स जो हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो उसमें एक रूल ये भी बोलता था कि जो भी किसी भी रिप्रेजेंटेशन के जो कैरेक्टर होते हैं, जो उनके सिमेट्री ऑपरेशंस के अंडर लिखे होते हैं, तो अगर हम उनके स्क्वायर का सम कर दें, तो वो जो है पॉइंट ग्रुप के उसके जो टोटल उसका सिमेट्री ऑपरेशंस, यानी पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन सबका स्क्वायर करें विद दिस नंबर जो इनके आगे भी लिखा हुआ है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलें। ये तो मैंने बता दिया है आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम निकाल सकते थे कैरेक्टर के स्क्वायर का सम करके। तो अगर आप कैरेक्टर के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 48 के इक्वल नहीं, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं 48, यानी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 48 है। तो ये 48 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में यही होता है, जो कैरेक्टर के स्क्वायर का सम होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक। तो अब हमारी ये आ गई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा फिर क्या काम होगा? इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल ग्रुप हम इसको रिड्यूस करेंगे इन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला जो होता है, बस उसकी हेल्प से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। देखिए, ये मेरी कैरेक्टर टेबल है ऑक्टाहेड्रल की, ठीक। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले आपने A1G के लिए देखा, ठीक है। A1G इसमें कितनी बार आई है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है इरिड्यूसिबल में, तो आपने करना क्या होता है 1/H, यानी जो पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर है। फिर आप कैरेक्टर लिखेंगे A1G का, यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर से जो E के अंडर लिखा हुआ है, ठीक है। और E के आगे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, तो आपने इसको 1 कर दिया। फिर आप प्लस करेंगे, फिर आपने 8C3 तो 8 लिख लिया सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई किया जो इसके अंडर लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर C3 के अंडर लिखा हुआ है 0, तो 0। तो इसी तरह से आप करते चले जाएंगे और फिर आंसर देखेंगे। अगर आपका आंसर 1 2 3 कुछ आ रहा है, तो कितने टाइम्स वो प्रेजेंट है आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही आप A2G EG ये सब भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपने अगर देखा होगा तो फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आई वो आई A1G प्लस EG प्लस T1U। और ये हमारी सही है, हम कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, A1G होती है 1 डायमेंशन, EG होती है हमारी 2 डायमेंशन, और T होती है हमारी 3 डायमेंशन। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया? आंसर हमारा हो गया 6। और यहाँ पर E के अंडर कितने डायमेंशन है? 6 डायमेंशन। तो 6 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन थी, और वही 6 डायमेंशन हमारी इस तरह से चेंज होकर आ गई। तो हमारा ये जो आंसर आया वो भी हमारा सही आया। अब हमें क्या करना है? अब हमें SALCs डेवलप करने हैं। तो SALCs
को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे अपने किसी भी एक बेसिस सेट पर। जो हमने अभी सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 लिए हैं, तो हमने सिग्मा 1, सपोज हमने सिग्मा 1 पर अप्लाई करके देखेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर को, और सारे सिमेट्री ऑपरेशन उस सिग्मा 1 पर अप्लाई करेंगे, और फिर जो भी उसके अंडर कैरेक्टर लिखा होगा, सिमेट्री ऑपरेशंस के अंडर जो कैरेक्टर होगा, उसको इस सिग्मा 1 पर जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया उसका क्या रिजल्ट रहा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर ऑपरेशन, यहाँ पर मैंने सारे ऑपरेशंस लिखे हैं, बता रही हूँ मैं क्या कर रहे हैं हम आगे। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस का रिजल्ट सिग्मा 1 पर क्या रहा वो, और इन ऑपरेशंस के अंडर क्या कैरेक्टर रहे, बस उनसे इनको मल्टीप्लाई करके सबको सम अप कर देना है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो ये आपको आता भी होगा अगर आपने पहले दोनों वीडियोस मेरे देखे हैं जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो पहले वो जहाँ से मैंने कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर या इनकम्प्लीट वाला भी अगर आप देख लेंगे तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास टोटल सिमेट्री ऑपरेशन ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में होते हैं 48। अब ये 48 ऑपरेशन सिग्मा 1 पर अप्लाई करना बहुत टीडियस वर्क है, मतलब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हाई सिमेट्री वाले ग्रुप होते हैं जिनके ऑर्डर जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका कोई सब ग्रुप हम ढूंढ लेते हैं, और उस सब ग्रुप में हम वो सब कुछ अप्लाई, क्योंकि सब ग्रुप ढूंढने से क्या होगा कि सब ग्रुप में क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नाउ अप्लाई द प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बेसिस सेट। हम किसी एक बेसिस सेट पर इन सारे रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। हेयर वी नीड नॉट एम्प्लॉय ऑल ऑफ 48 ऑपरेशंस ऑफ OH. OH means octahedral. Instead, we can deal with the T1 representation of the pure rotational subgroup O. ये प्योर रोटेशनल सबग्रुप O, जो कि हमने सबग्रुप से क्या मतलब होता है, सबग्रुप में आपको बता चुकी हूँ, किसी भी ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में से निकला हुआ वो ग्रुप जो कि ग्रुप के सारे जो हमारे रूल्स थे उनको फॉलो करता हो, वो हमारा सब ग्रुप होता है, जो हमारे मेन ग्रुप में से ही निकला हुआ होता है, ठीक है। और प्योर रोटेशनल सब ग्रुप से क्या मतलब है, हमने क्या करा, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप से, देखिए ये मैंने यहाँ पर दोनों बना रखे हैं, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ग्रुप है और इसी में से हमने सब ग्रुप निकाल लिया है ये O। सब प्योर रोटेशनल सब ग्रुप से क्या मतलब होता है, प्योर रोटेशनल सब ग्रुप में होता है एक तो E ऑपरेशन, और जितनी भी हमारी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं, ये इतनी, यानी ये वाला पोर्शन, जो हमारी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है प्लस E, उनको मिलके जो ग्रुप बनता है उसको हम बोल देते हैं सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप इसी में से निकला हुआ है। देखिए इसमें भी E है तो यहाँ पर भी E है, यहाँ C3 है तो ये भी C3 है, फिर C2 है तो यहाँ पर भी C2 है, ठीक है, फिर C4 है तो यहाँ C4 है, और 3C2 यहाँ पर भी C2 है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, जितने भी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन थी प्लस आइडेंटिटी ऑपरेशन, बस उनको मिला के हमने एक सब ग्रुप यहाँ पर बना दिया, ठीक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर यहाँ तो हमें 48 ऑपरेशंस अप्लाई करके देखने पड़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हमें हाफ ऑफ द ऑपरेशन, खाली 24 ऑपरेशंस ही अप्लाई कर, तो कुछ तो कम हुए, तो इसलिए इसका सिर्फ ये फ़ायदा होता है। तो जो रिजल्ट यहाँ से हमें मिलेगा वही रिजल्ट हम इसका भी मान लेते हैं, और होता भी है वही रिजल्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर विद द T1 रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आज जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो सिर्फ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर को आपको अप्लाई करना आ गया है 1 डायमेंशन पर, वो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता भी चुकी हूँ। EG क्या है, 2 डायमेंशनल, जो PTCL4 का मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने 2 डायमेंशनल भी समझाया था, तो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। आपके पास ये पूरी टेबल भी है ये वाली, और इसी पर आपको ये सब अप्लाई करना है। तो मैं आपको सिर्फ T1, यहाँ पर जो है T1U निकला है हमारा, ये जो है हमारी T1U, ठीक है। तो ये T1U इस T1 से रिजेंबल कर रही है, जैसे इसकी A1G इस A1 से रिजेंबल कर रही है, जो इसकी EG है वो E से रिजेंबल कर रही है। तो ऐसे ही जो यहाँ पर T1U निकल गया, रिजेंबल कैसे कर रही है आप खुद से देख सकते हैं। E के अंडर अगर हम यहाँ देखें, सिर्फ इसकी बात करें, ये हमारी T1U है, E के अंडर कैरेक्टर क्या लिखा है 3, इसमें भी E के अंडर कैरेक्टर जो लिखा है वो है 3, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखें, इस 8 जो C3 थी, C3 के अंडर कैरेक्टर क्या लिखा है 0, यहाँ पर भी आप देखें C3 के अंडर कैरेक्टर 0, ठीक है। C2 के जो 6C2 थी हमारी, उसके अंडर कैरेक्टर लिखा है -1, तो यहाँ पे भी 6C2 के अंडर लिखा है -1। फिर हम आते हैं C4 पे, C4 के अंडर कैरेक्टर लिखा है 1, तो यहाँ पर भी C4 के अंडर कैरेक्टर लिखा है 1।
और जो ये हमारी 3C2 थी जो C4 में से ही निकली हुई है उसके अंडर कैरेक्टर लिखा है -1 और इसमें भी कैरेक्टर लिखा है -1। तो जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल यही वाले कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि ये इसी में से निकला हुआ सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। और 3 डायमेंशनली समझाने जा रही हूँ मैं आपको, तो क्योंकि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में अपने पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, वो आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, वो आपका काम हो गया है अब, क्योंकि ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। बस आपके पास अब की बार ये होगा कि ये ऑपरेशंस बस अब की बार अलग अलग होंगे, बाकी करना काम वैसे ही जैसे मैंने पहले समझाया है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये ले लिया, तो विच हैज़ ओनली 1/2 एज मैनी ऑपरेशन, जैसे कि पहले से हाफ हो गए हैं ऑपरेशन, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई द प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये T1 तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सिग्मा 1 पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 में बस चेंजेस देखेंगे कि सिग्मा 1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं जब हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। और हमें कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करने ये भी देख लीजिए। हमें यहाँ पर C3 ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसके अंडर कैरेक्टर जो है वो 0 है, तो जो भी रिजल्ट आएगा सिग्मा 1 का वो तो 0 ही हो जाना है। तो हमें सिर्फ C3 ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, बाकी सारे ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई करके देखने हैं। तो क्योंकि E के अंडर 3 कैरेक्टर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और सिग्मा 1 तो सिग्मा 1 ही रहेगा जब हम आइडेंटिटी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने 3 सिग्मा 1 कर दिए, ठीक है। फिर अब हम C4 अप्लाई करेंगे, और हमें यहाँ पर 6 C4 अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें सारे ही ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 C4 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब वो 6 C4 कैसे अप्लाई करके देखते हैं, देखिए हम ले लेते हैं अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल, हमने कैसे रखा हुआ था, ये 5 नंबर हमने दिया है पर्पल बॉल को, ये इस तरह से, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी ये 1 हो गया, ये 2, ठीक, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है 5 और ये है 6। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है इसीलिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। अच्छा चलिए इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर इजी रहेगा देखना। ये आपको दोनों दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हम ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक। अब देखिए हमने जब हम पहली C4 अप्लाई, हम पहले एक C4 हम यहाँ से मान रहे हैं, ठीक है। एक C4 ये है, और दूसरी C4 ऐसे जाएगी, और तीसरी C4 ऐसे जाएगी। तो अब हम पहली C4 के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा सिग्मा 1 क्या है, ये, ठीक। और C4 में हमें, पहली C4 में हमें ये C4 1 भी अप्लाई करनी है और C4 3 भी, यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था इन्वर्स का क्या मतलब है, कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लीजिए, या फिर आप C4 1 और C4 3 अप्लाई करके देख लीजिए, इन्वर्स का भी वही आंसर आएगा जो C4 3 का आंसर आ रहा है, ठीक। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी आपके पास वही आंसर आएगा जो इसका आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ इसको, तो आप देखें, चाहे मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ये क्लॉकवाइज हो गया, और चाहे मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, C4 का मतलब 90 डिग्री का रोटेशन, 90 डिग्री पर या तो ये यहाँ जाएगी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में ये यहाँ जाएगी, लेकिन सिग्मा 1 जो है हमारा वो तो अपनी जगह पे रहेगा। तो दोनों ही ऑपरेशन में सिग्मा 1 अपनी जगह पे लिखा रहा, तो इसलिए हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 1 लिख दिया। और कैरेक्टर C4 के अंडर जब हम देख रहे हैं, कैरेक्टर क्योंकि C4 के अंडर 1 ही है, तो इसलिए मैंने वो 1 नहीं लिखा। बस आप अपने आप से सोच लीजिएगा, 1 को अगर सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 ही आएगा आंसर, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है, बस +1 आप अपने आप से एज्यूम कर लीजिएगा। तो दोनों बार सिग्मा 1 ही रहा, ठीक है। फिर हम दूसरी C4 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये वाली C4 है, तो जब मैं ये वाली C4 अप्लाई करूँगी तो देखिए एक बार क्या होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज, एक बार तो ये यहाँ जाएगा इस रेड की जगह पे, और एक बार ये इस ब्लू की। भाई हम इसको, अगर हमारी ये वाली सिग्मा 1 है तो या तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और इसका इन्वर्स करना चाहे तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ब्लैक बॉल जो है वो रेड की जगह पे जा सकती है, और यहाँ पर ब्लू की जगह पे जा सकती है। और रेड और ब्लू को हमने क्या नंबर दे रखे हैं, 3 और 4, तो इसलिए यहाँ पर एक बार सिग्मा 3 लिखा है और एक बार सिग्मा 4 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक और C4 कौन सी है, ये वाली C4 है, यानी कि इस वाली एक्सिस के थ्रू, Z एक्सिस के थ्रू C4 है, Y एक्सिस के थ्रू और X एक्सिस के थ्रू, इसलिए हमारी 3 C4 है, ठीक। अब अगर हम घुमाएंगे तो या तो हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, और या फिर हम इसको ऐसे, या तो इधर की साइड घुमाइए या इधर की साइड घुमाइए, ठीक है। क्योंकि हमारी ये है तो इसी के अलोंग तो घूमेगा इस तरीके से, तो ऐसे ही तो घुमाना है हमने, तो या तो ऐसे घुमा लीजिए या ऐसे घुमा लीजिए। तो या तो ये पर्पल की जगह पे जाएगी और एक बार ऑरेंज की जगह पे जाएगी। तो पर्पल और ऑरेंज के नंबर है हमारे 5 और 6, इसलिए हमने सिग्मा 6 और सिग्मा 5 लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे सारे ऑपरेशंस थे वो 6C4 के लिए थे, ठीक। अब हम आते हैं 3C2 पे, और ये C2 कहाँ से निकली हुई है, ये C2 भी वही है जो हमारी इसके
इसी के अलॉन्ग है, जो कोलिनियर है C4 से, जो मैंने आपको अभी समझाई थी, ये वाली 3C2। अब देखिए, अब C2 के अंडर सबसे पहले कैरेक्टर देख लीजिए। C2 के अंडर 3C2 वाला, तो 3C2 के अंडर कैरेक्टर हमारा लिखा हुआ है -1, तो इसलिए अब जो भी हमारे रिजल्ट होंगे वो माइनस में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने -1 ना लिख के बस माइनस 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 कर दिया है। और 3C2s हमें अप्लाई करनी है, तो पहली C2 तो यही है। तो अब हम इसमें सिग्मा 1 में अगर हम चेंज देखें तो C2 का क्या मतलब हो गया, ये रेड बॉल, अगर हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल देखें, ओरिजिनल हमारा पर्पल ऐसे था हमारे 5 नंबर जो था इस तरीके से था, ठीक। तो अगर मैं C2 अप्लाई करूंगी, ये वाली जो है C2, तो पर्पल यहाँ जाएगी और ये ऑरेंज यहाँ जाएगा, रेड यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, लेकिन जो हमारा सिग्मा 1 है वो तो अपनी जगह पे रहेगा। देखिए मैंने इसको घुमा दिया, तो सिग्मा 1 तो अपनी जगह पे रहा, 90 डिग्री घुमाया तो ये हुआ और 180 घुमाया तो ये हो गया, ठीक है। तो C2 जब मैंने अप्लाई की तो सिग्मा 1 क्योंकि अपनी जगह पे रहा, तो हमने यहाँ पर -σ1 लिख दिया इसको, ठीक। अब ये तो थी हमारी पहली C2। अगर मैं ये वाली C2 ले लूँ जो हमारी दूसरी C4 के कोलिनियर थी, तो अब क्या होगा, इसमें तो ये वाली तो आपको सिंपल एक ही लगानी, चाहे तो आप इसको ऐसे भी घुमाएंगे तब भी पर्पल यहाँ जाएगा, और चाहे आप इसको ऐसे घुमाएंगे तब भी पर्पल वहीं जाएगा, ठीक है। तो वो एक ही लगेगी वहाँ पर, ठीक है। C2 के साथ हमारा क्योंकि एक ही ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, तो उसको तो हम कैसे भी घुमा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं बोल रही थी कि ये वाली C2, जब हम ये वाली C2 अप्लाई करेंगे तो इसके अलॉन्ग ऐसे ही तो घूमेगा, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ब्लैक बॉल जो है वो ग्रीन की जगह पे चली जाएगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो जब ब्लैक बॉल ग्रीन की जगह पे, और ग्रीन को हमने नंबर दे रखा है 2, तो इसलिए हमने -σ2 लिखा। और अब हमारी एक और C2 बची जो इस वाली C4 के कोलिनियर थी, तो इसके अलॉन्ग हम ऐसे घुमाएंगे, जब तब भी ये ब्लैक जो है वो ग्रीन की जगह पे चला जाएगा। जब ब्लैक ग्रीन की जगह पे चला गया तो फिर से हमने σ2 लिख दिया। तो ये हमारे तीनों C2 जो थे हमने इस पर अप्लाई कर लिए। अब आते हैं हम 6C2 पर। अब ये 6C2 कौन सी है, और 6C2 का पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। 6C2 का कैरेक्टर है हमारा -1, तो अब हम जितने भी रिजल्ट होंगे वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से हम अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारा इस तरह से, C2 कौन सी है, 6C2, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। फिर हमने इसको जब हमने C4 माना तो एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, और एक C4 हमने इसको माना था, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो हम ओरिजिनल से शुरू कर लेते हैं। तो जब हम ये वाली इसके अलॉन्ग घुमाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अलॉन्ग घुमाने पर ही हमारा क्या हो जाएगा, ये σ2 में, मतलब ये बॉल कहाँ चली जाएगी, ये σ2 में चली जाएगी, ठीक है। मतलब σ2 की जगह पे चली जाएगा σ1। चाहे तो आप ये वाली अप्लाई कर लीजिए और चाहे आप ये वाला, दोनों ही अप्लाई करनी है हमें तो, ठीक है। और दोनों ही अप्लाई करने पर क्योंकि σ1 σ2 की जगह पे जा रहा है, तो इसलिए हमने σ2 और σ2 2 बार लिखा है, ठीक है। फिर हम आप बस इतना ध्यान रखिएगा, हमारी 3 C4 हैं, एक C4 ये है, एक C4 ये है और एक C4 ये है। तो मैं इस C4 को ऐसे ना समझा के, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया है, ठीक है। ये हमारी Y एक्सिस है, अब ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पर हमारे C2 अप्लाई करते हो, C2 कौन सी है, एक C2 ये अप्लाई करनी है और एक C2 ये अप्लाई करनी है। तो जब हम ये वाली C2 अप्लाई करेंगे तो ये वाली C2 हम ऐसे घुमाएंगे, जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ब्लैक बॉल जो है वो रेड की जगह पे जाएगी। ब्लैक हमारी σ1 है, रेड हमारी σ3 है, तो ये σ3 की जगह पे जाएगी। तो हमने यहाँ पर σ3 लिखा है, ठीक है। तो ये तो हमने और फिर जब हम इसके अलॉन्ग घुमाएंगे तो इसके अलॉन्ग घुमाने पर क्या होगा, ये हम ऐसे घुमाएंगे, यानी जो ये ब्लैक बॉल थी ये ब्लू की जगह पे जाएगी, और ब्लू का हमारा नंबर है 4, तो इसलिए हमने -σ4 लिख दिया है, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल मॉलिक्यूल लिया था, एक C4 यहाँ लगा चुके हैं, दूसरी C4 ऐसे देख चुके हैं, और तीसरी C4 से मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसी से हम C2 समझ सकते हैं, ठीक है। फिर जो हम तीसरी C4 हम यहाँ पर देखेंगे, और इसके अलॉन्ग इसके अलॉन्ग तो नहीं, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो C2 जा रही है वो देखनी है हमें। तो ये वाली एक C2 देखनी है और दूसरी C2 हमें ये देखनी है। तो जब ये वाली C2 देखेंगे तो ये ब्लैक बॉल जो है इस ऑरेंज की जगह पे जाएगी, देखिए इस तरीके से ऐसे। तो जब ये ब्लैक बॉल ऑरेंज की जगह पे गई और ऑरेंज का नंबर हमारा 6 है, तो हमने -σ6 लिखा, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे किया, और अगर हम ये वाला करेंगे तो ये वाली बॉल यहाँ चली जाएगी, यानी ये वाला हमारा C2 हो जाएगी, ये वाली C2। तो इस C2 को हम ऐसे कर देंगे, यहाँ घुमा दिया तो ये पर्पल की जगह पे पहुंच जाएगी, और पर्पल का हमारा नंबर है 5, तो हमने यहाँ पर σ -σ5। तो हमारी जो
6 की 6 C2 थी वो हमने अप्लाई करके देख ली। और वो मैं बार बार आपको इसलिए समझा सिग्मा 4 की हेल्प से मैं मतलब समझा सकती हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। बस एक बार मॉलिक्यूल को आपने ऐसे पकड़ लिया है, एक बार मॉलिक्यूल को आपने ऐसे ले लिया और एक बार मॉलिक्यूल को आपने ऐसे ले लिया, तो C2 समझने में आसानी रहेगी जो इसकी परपेंडिकुलर C2 जा रही है। बस इसीलिए मैंने इसको बार बार इस तरह से घुमाया, नहीं तो आप ओरिजिनल जगह पे भी रख कर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा, तो वो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको ऐसे और ऐसे समझाया इसको। तो ये सारे हमारे रिजल्ट रहे, ठीक है। जब हमारे ये सारे रिजल्ट रहे, अब हम इस रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे, सबको एक साथ प्लस माइनस करके देखेंगे, तो हमारा रिजल्ट रहेगा ये, जिसको हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के इक्वल लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन है T1 और T1 का मतलब है ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पर 3 लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलने चाहिए। हमें मिला है खाली एक। पिछली बार मैंने जब आपको ईजी के बारे में समझाया था 2 डायमेंशनल में, तो मैंने आपको वहाँ तरीका बताया था कि ये हिडन ट्रायल मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। एक मेथड तो आपका यही है कि आप इस सिग्मा 1 और सिग्मा माइनस सिग्मा 2 इसी फंक्शन पर ये सारे सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके देखिए। तो कुछ ऑपरेशंस तो इसका प्लस माइनस 1 दे देंगे और कुछ ऑपरेशन हो सकता है नया एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे दे। तो आप ये खुद से करके देखिएगा, ये क्या होगा, आपको सेम कॉम्बिनेशन ही लाके दे देंगे, या इसका प्लस फॉर्म देंगे या इसका माइनस फॉर्म, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, हमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ही वापस मिलेगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि आपने यहाँ पर बेसिस सेट को चेंज कर लेना है। जैसे इस बार आपने सिग्मा 1 पर अप्लाई किया, अब की बार आप सिग्मा 2 पर अप्लाई करके देखिए। तो जब सिग्मा 2 पर, ये भी आप खुद से करके देखिएगा, जब आप सिग्मा 2 पर अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा। आप करके देखिएगा इसको, ठीक है। मतलब सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आएगा, जिसको कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको माइनस फॉर्म मिल जाएगी इसकी, तो उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम इसको अप्लाई करेंगे सिग्मा 3 पर और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सिग्मा 5 पर। तो हमें ये तीनों ऑर्बिटल्स पर अप्लाई करके देखना है। तो जैसे हमने सिग्मा 1 का रिजल्ट था वो हमारा ये था, ऐसे ही सिग्मा 3 का रिजल्ट हमारा इस तरह से आएगा। ये रिजल्ट मैं आपको सिर्फ आप खुद से करके देखिएगा आप, ठीक है। एक बार मैंने आपको सिग्मा 1 के लिए समझा दिया है, वैसे ही आपको सिग्मा 3 के लिए करके देखना है, ठीक है। सिग्मा 3 हमारी जो बॉल थी वो सिग्मा 3 हमारी रेड कलर वाली बॉल है, ठीक है। तो वो आप खुद से करके देखिएगा, आपको एक नया यहाँ पर एक फंक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। और ऐसे जब आप सिग्मा 4 पर अप्लाई करेंगे तो आपको इसी की माइनस फॉर्म देखने को मिल जाएगी, तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब हम सिग्मा 5 पर और अप्लाई, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप ये रिजल्ट मैच कर सकें, ठीक है। और जब हम सिग्मा 5 पर अप्लाई करेंगे फिर से हमें एक नया फंक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज सिग्मा 5 माइनस सिग्मा 6। तो मैं आपको सारा नहीं समझा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप खुद से समझिएगा कि क्योंकि सिग्मा 1 पर मैंने समझा दिया, तो सिग्मा 3 और सिग्मा 5 पर अप्लाई करने पर अब हमें यहाँ पर तीनों कॉम्बिनेशन अपनी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो तीनों लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मलाइज करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो ही फंक्शंस हैं तो इसलिए हमने C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर किया। और ये कोफिशिएंट हैं जो इनके आगे नंबर लिखे होते हैं, इनके आगे कोई नंबर नहीं तो हमने उसको 1 एज्यूम कर लिया है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 होगा, इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट 2। और ये सारे फंक्शंस म्यूचुअली ऑर्थोगोनल भी हैं, और ये ऑर्थोगोनल है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द T1U रिप्रेजेंटेशन ऑफ OH। तो इस तरह से हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल भी मैं आपको बता देती हूँ क्या। देखिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमारी क्या थी, अगर हमारे पास psi1 और psi2 दो फंक्शंस हैं तो ये d2 और इसको इंटीग्रेट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा 0 आना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, हम अगर दो फंक्शंस ले रहे हैं, सपोज हमने ले लिया सिग्मा 1 माइनस, हमारे क्या आए थे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 2 आया था, और दूसरा आया था हमारा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो अगर हम इसको ऐसे अब इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 को सिग्मा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और ये हमारा इंटीग्रेशन तो मैंने लगा ही दिया है, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 3 d2 प्लस, फिर से प्लस नहीं माइनस, सॉरी, सिग्मा 1 को फिर हम सिग्मा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 4 फिर d2, ये इंटीग्रेशन, फिर हम सिग्मा 2 को सिग्मा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 d2 और ये इंटीग्रेशन, और सिग्मा 2 को सिग्मा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा 4 d2, ठीक। और क्योंकि ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं
उनका आंसर 0 होता है जब हम ये इंटीग्रेट करते हैं। ये भी दो डिफरेंट फंक्शन है, ये सब 0 ये सब 0, तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसलिए हमें मालूम पड़ा कि ये दोनों फंक्शंस जो है वो ऑर्थोगोनल। तो आप कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कोई भी फंक्शंस पर आप इन्हीं पे मतलब इन दोनों पर अप्लाई कर लीजिए, इन दोनों पर या इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 0 मिलेगा। तो ये पता चला हमें ये ऑर्थोगोनल भी है और हमें ऑर्थोगोनल फंक्शंस ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी हाइब्रिडाइजेशन में हम पॉइंट ग्रुप थ्योरी को, ये पॉइंट ग्रुप को या ग्रुप थ्योरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।